Good morning, my dear student. Welcome to my YouTube channel VV Math. Today discuss about class 12th Math NCERT exercise 3.1 है मैट्रिक्स. इसका इंट्रोडक्शन आज हम लोग डिस्कस करेंगे. एक्सरसाइज में चलने से पहले इंट्रोडक्शन किसी भी चैप्टर का वेरी मोस्ट होता है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैट्रिक्स की डिफिनीशन के बारे में, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि एक मैट्रिक्स में कितने कंडीशंस हो सकती है. यदि मैट्रिक्स में कोई एलिमेंट्स हैं, रो एंड कॉलम के अकॉर्डिंग रो क्या है, कॉलम क्या है, इन सभी बातों का डिस्कस करेंगे. सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं कि मैट्रिक्स की डिफिनीशन क्या है. ठीक है, तो बात करते हैं डिफिनीशन ऑफ अ मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स is an order of rectangular array of number or function. क्या यहाँ पे लिखा हुआ है? यदि कोई एक मैट्रिक्स है, इज एन ऑर्डर ऑफ रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ अ नंबर और अ फंक्शन, यानी किसी भी मैट्रिक्स पे, उसी को मैट्रिक्स कह सकते हैं जिसपे कुछ नंबर एंड कुछ फंक्शन का कलेक्शन होता है. अब नंबर और फंक्शन का जो कलेक्शन है वो या तो रो पे होगा या तो कॉलम पे होगा. और जो ये नंबर है और ये जो फंक्शन है, उन्हीं को किसी भी मैट्रिक्स का क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं. तो यहाँ पे बात करते हैं, लिखेंगे कि द नंबर और फंक्शन आर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स. यानी जो नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं और नंबर ऑफ नंबर होते हैं, तो वो किसी भी मैट्रिक्स के क्या कहलाते हैं? एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कहलाते हैं. एक एग्जांपल लेके बात करते हैं कि कुछ नंबर क्या होते हैं, उस मैट्रिक्स में फंक्शन कैसे होते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को लिखा कैसे जाता है, इन सभी बातों को देखेंगे. किसी भी मैट्रिक्स को लिखने के लिए हम इस तरह के ब्रैकेट का यूज करते हैं. जैसे मैंने बोला कि किसी भी मैट्रिक्स पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं 3, 2, 4 एंड 6, एंड एक दूसरी मैट्रिक्स अपन लोग लेते हैं साइन एक्स, कॉस एक्स, कॉस एक्स एंड साइन. ये मैट्रिक्स लिखी हुई. इस मैट्रिक्स पे ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं, यहाँ पे जो फंक्शन दिख रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं? किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट कहलाते हैं. ठीक है, और ये जो एलिमेंट होते हैं वो टू टाइप से अरेंजमेंट, या तो ये एलिमेंट रो के फॉर्म पे अरेंजमेंट होते हैं, या ये कैसे होते हैं? कॉलम के फॉर्म पे. तो यहाँ से एक बात समझ पे आती है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रो को शो कर रही है, और जो वर्टिकल लाइन है वो किसको शो कर रही है? कॉलम को शो कर रही है. तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? रो. एंड वर्टिकल लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कॉलम. ओके, जो वर्टिकल लाइन है किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कॉलम. अब बात करते हैं कि यदि किसी भी मैट्रिक्स पे रो है और कॉलम पता है, तो हमने, यदि इस मैट्रिक्स की बात किया जाए तो इस पे हमें दिख रहे हैं कि नंबर ऑफ रो कितने हैं? 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2 है. ऐसे इस पे भी बात किया जाए, इस पे भी नंबर ऑफ रो हमारे पास कितने हैं? 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास कितने हैं? 2. तो जो रो और कॉलम का जो कॉम्बिनेशन होता है किसी भी मैट्रिक्स, उसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. तो यहाँ पे बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यदि किसी भी मैट्रिक्स पे इफ नंबर ऑफ रो इन एनी मैट्रिक्स
m हो जाए एंड नंबर ऑफ कॉलम n हो जाए, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा नंबर ऑफ रो रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। ओके, तो हमने नंबर ऑफ रो को किससे शो किया है? m से, और नंबर ऑफ रो को किससे शो किया है? कॉलम से। तो किसी भी मैट्रिक्स के जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं? रो एंड कॉलम। याद रखिएगा, सबसे पहले हमें रो को डिफाइन करना होता है, रो को लिखना पड़ता है, और उसके बाद कॉलम। तो यदि बात किया जाए इस मैट्रिक्स के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का, तो हम क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने हैं? 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2। ऐसे पे भी बात करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम क्या है? 2 है। तो यही क्या कहलाता है? किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। ओके, आप लोग नोट डाउन करिए। अब बात करते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को उसके जनरल फॉर्म पे रिप्रेजेंट करना है तो रो और कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। इफ ए इक्वल टू ए आई, एक कोई मैट्रिक्स है और इस पे जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है ए आई जे में आई एन जे, तो यहाँ पे बात करते हैं इसका जनरल फॉर्म। हमने देखा है कि यदि कोई मेरे पास मैट्रिक्स है 4 3 2 एंड 1, तो आपने देखा कि इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं? रो, एंड वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं अपन लोग? कॉलम कहते हैं। तो यदि इस वाले एलिमेंट को डिफाइन किया जाए, बात किया जाए इस एलिमेंट को कैसे पढ़ेंगे, क्या कहेंगे, तो हमने देखा है कि ये पहले रो पे है और पहली कॉलम पे। तो क्यों ना हम इसे ऐसे लिखते हैं, ए यानी पहला रो एंड पहला कॉलम। इस पे बात करते हैं, रो तो पहला है पर कॉलम कैसा हो गया? दूसरा। यानी इसी तरह का जो रिप्रेजेंटेशन है हमें क्या है दिखाना पड़ेगा। तो मैंने बोला यदि हम रो की वैल्यू 1 ले लें और कॉलम की वैल्यू भी 1 हो जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? A1 और रो हमारा पहला ही रह जाए और कॉलम कैसा हो जाए? दूसरा। रो हमारा पहला ही रह जाए और कॉलम तीसरा हो जाए। ऐसे करते करते हमने सुआन कहाँ तक पहुँच गए? यदि मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाए? n हो जाए। नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाए हमारे पास? n हो जाए। तो जो मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? A1 n। ओके, सिमिलरली सेकेंड रो पे चलते हैं। हमने सेकेंड रो पे चले तो कॉलम कैसा है? फर्स्ट है। फिर हम लोग बात करते हैं सेकेंड रो, कॉलम सेकेंड है, सेकेंड रो कॉलम थर्ड है, एंड सो ऑन। सेकेंड रो और कॉलम कैसा है? एन। अप टू यदि नंबर ऑफ रो हमारे पास कैसे हो जाए? देखो हमने देखा नंबर ऑफ रो यहाँ पे फर्स्ट था, सेकेंड था, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। nth नंबर ऑफ रो हो जाए तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? AM1, AM2, AM3 अप टू AM। ओके, यहाँ पे हमने देखा। तो हमें यहाँ से एक बात पता चलती है कि जो नंबर ऑफ कॉलम है वो कहाँ तक जा रहे हैं? nth टर्म तक जा रहे हैं, और नंबर ऑफ रो कहाँ तक जा रहे हैं? nth टर्म तक। तो कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का, इसको इरेज करते हैं, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? m क्रॉस। अब आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे m एंड n है, तो m तो नंबर ऑफ रो को शो कर रहा है और n किसको शो कर रहा है? नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम की में हमने देखा है कि यहाँ पे जो i है वो i किसको शो कर रहा है? रो को, और j किसको शो कर रहा है? कॉलम।
फिर इसके अकॉर्डिंग बात किया जाए तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो रो है, आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, बट लेस देन इक्वल टू किसके है, क्योंकि आई हमारा क्या है, रो है, तो रो कहाँ तक जा रहा है, nth टर्म तक जा रहा है। ओके, ये केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, इसको देखना है आपको। उसके बाद हमने देखा है यदि कॉलम की बात की जाए तो कॉलम हमारा कहाँ तक हो रहा है, nth टर्म तक, बट हमने कॉलम को यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट किया, जे से। तो यहाँ पे जो जे है वो भी क्या हो रहा है, इसकी भी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू क्या है, n है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। यानी किसी भी मैट्रिक्स पे जो जे है, जे लाई का कॉलम, जो कॉलम होता है, कॉलम की जो वैल्यू होती है वो नंबर ऑफ कॉलम कितने हो सकते हैं, मिनिमम 1 हो सकते हैं, और मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, nth टर्म तक हो सकते हैं। बट जो नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ रो भी क्या होता है, मिनिमम 1 हो सकते हैं, हमने देखा है 1, और मैक्सिमम कितने टर्म तक हो सकते हैं, nth टर्म तक हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, हमने मैट्रिक्स की डिफिनीशन के बारे में डिस्कस किया, हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखा, रो देखा, कॉलम देखा, एलिमेंट क्या होते हैं। अब आप लोग डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे अपन लोग बात करेंगे, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है ना, डायगोनल मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का जो पार्ट ही होता है डायगोनल होता है। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ेंगे, स्केलर मैट्रिक्स पढ़ेंगे, एंड जीरो मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं अपन लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इसको नोट डाउन कर लिए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स को समझने से पहले हम लोग देख ही हैं कि मैट्रिक्स पे जो मैट्रिक का कॉम्बिनेशन होता है वो किस किस पे होता है, रो और कॉलम पे होता है। किस पे होता है, रो और कॉलम पे होता है। तो यदि किसी भी मैट्रिक्स पे नंबर ऑफ रो हमारे पास सिंगल 1 हो जाए तो वो मैट्रिक्स कैसे कहलाती है, रो। तो यहाँ पे इसकी डिफिनीशन लिखेंगे, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स if number of row is नंबर ऑफ रो कैसे होने चाहिए, किसी भी मैट्रिक्स पे नंबर ऑफ रो 1 है तो उस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल की बात करते हैं, एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू ए आई जे है, एंड इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा तो आई क्रॉस जे होगा। न्यूमेरिक फंक्शन के अकॉर्डिंग, न्यूमेरिक वैल्यू यानी एलिमेंट के अकॉर्डिंग हम एग्जांपल की बात करें तो हमने मैट्रिक्स का एग्जांपल लिया है, और एक ऐसी मैट्रिक्स है बेटे रो मैट्रिक्स। तो हमने देखा कि इस रो मैट्रिक्स पे ये तो कॉलम मैट्रिक्स हो गई, हमें क्या बात करना है, रो मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ रो कितने होने चाहिए, सिंगल 1 होना चाहिए। तो आपको दिख रहा है कि नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1, नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1, बट कॉलम कितने हैं, कॉलम हमारे पास कितने हैं, 3 कॉलम। फिर इस मैट्रिक्स के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात की जाए तो हम क्या लिखेंगे, पहले रो होता है और फिर कितना होता है, कॉलम। तो हमने देखा कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 1 क्रॉस 1 क्रॉस 3 है। हमने डिस्कस किया है कि देखो यहाँ पे यदि मान लो, ये तो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, यदि यहाँ पे यदि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स चेंज हो जाए और इस मैट्रिक्स में रो मैट्रिक्स को डिफाइन किया जाए तो यहाँ पे रो तो सिंगल क्या है, 1 ही है, बट कॉलम कितने हो गए, 2। तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा वो 1 क्रॉस क्या होगा, 2। आपने देखा यहाँ से कि रो मैट्रिक्स पे रो की तो वैल्यू क्या है, सिंगल 1 है, बट कॉलम की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हमने अभी आपको जर्नल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स में बताया था कि नंबर ऑफ कॉलम हमने मैक्सिमम कहाँ तक लेके रखा हुआ था, सॉरी नंबर ऑफ रो हमने कहाँ तक लेके रखा हुआ था, नंबर ऑफ रो हमने nth टर्म तक लिया था। तो यदि कोई मैट्रिक्स है उसके जर्नल फॉर्म की बात करते हैं किसके अकॉर्डिंग, रो मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, तो उसे आप कैसे लिखेंगे,
यदि ए इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है ए आई जे एंड आई क्रॉस, यहाँ पे आप एम क्रॉस एन ले लो तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने देखा है कि रो मैट्रिक्स पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे रो की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 है, बट कॉलम क्या हो रहा है हमारा, चेंज हो रहा है। तो यही इसका क्या कहलाता है, जनरल फॉर्म ऑफ अ रो मैट्रिक्स। ओके, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। सेम इसी तरह इसी लैंग्वेज पे कॉलम मैट्रिक्स है, जैसे रो मैट्रिक्स पे नंबर ऑफ रो 1 थे, तो वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स पे कितने हो जाएंगे। तो बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, यहाँ पे भी वही डिफिनेशन, अ मैट्रिक्स is said to be a column matrix if number of column is, वहां पे नंबर ऑफ रो 1 था, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, 1। इसकी एग्जांपल की बात करते हैं। अब आप देखो इस पे नंबर ऑफ कॉलम आपको क्या सिंगल 1 दिख रहा है, बट नंबर ऑफ रो कितने दिख रहे हैं आपको, 3 दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं, 3। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा, 3 क्रॉस 1। तो आपने देखा इस पे जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो कैसा हो गया, 3 क्रॉस 1। यदि मान लो एक एग्जाम्पल और बात करते हैं, यदि हमने ऐसा लिया हुआ है, तो आप देखो यहाँ पे कॉलम तो सिंगल 1 है, बट रो कितने हो गए, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, 2 क्रॉस 1। तो हमने इन एग्जाम्पलों से डिस्कस किया कि जो रो की वैल्यू है वो तो चेंज होती जा रही, बट कॉलम क्या है, 1 है। तो यहाँ पे इसके जनरल रिप्रेजेंटेशन या जनरल फॉर्म इसका यदि बात करें तो कैसे हो जाएगा, ए इक्वल टू ए आई जे और एम क्रॉस एन, यदि इसका हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ले तो यहाँ पे देखो एम रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रो तो हर बार चेंज हो रहा है, और हमने बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ रो कितने टर्म तक गया है, nth टर्म तक, बट एन की वैल्यू यानी नंबर ऑफ कॉलम कितने हो रहे हैं, सिंगल 1। ये बात हुई कॉलम मैट्रिक्स। ओके, आप लोग नोट डाउन करिए। नेक्स्ट बात करते हैं, हमने रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स की डिस्कस कर लिया, अब हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स पे नेक्स्ट थर्ड है स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या होता है कि जो नंबर ऑफ रो होते हैं और नंबर ऑफ कॉलम होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। तो डिफिनेशन की बात करते हैं, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी a square matrix if number of row is equal to number of column। ओके, इसमें एग्जांपल की बात करेंगे, इसमें रेस करते हैं। तो हमने देखा है कि जो नंबर ऑफ रो होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, इसके बारे में हमने तो देखा ही है, डिस्कस किया है। एक एग्जांपल के बारे में बात करेंगे, उसी से समझेंगे। मैंने लिया यहाँ पे 4 3 2, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले यदि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो आप किसी भी मैट्रिक्स को डिफाइन करने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्लियर होना चाहिए। तो हमने देखा जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, रो, एंड वर्टिकल लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, कॉलम। तो किसी भी मैट्रिक्स पे रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन ही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो कैसा है, 2 + 2। यहाँ पे जो रो है, रो की वैल्यू भी क्या है, 2 है, और जो कॉलम है उस कॉलम की वैल्यू भी क्या है, 2। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। यदि इसके जनरल रिप्रेजेंटेशन या जनरल फॉर्म की बात किया जाए तो इसे कैसे लिखेंगे कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और ए इक्वल टू यहाँ पे है ए आई से, और इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है आई क्रॉस जे है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू
जे के कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, अब स्क्वायर मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स होते हैं, अब उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप नोट डाउन करिए। अब बात करते हैं, इसको इरेज करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में पहला आता है डायगोनल मैट्रिक्स। पहला कौन सा है, डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का पहला टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में यदि हमारे पास कोई एलिमेंट है, सॉरी कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं उनके सिवा जो भी बचते हैं एलिमेंट, उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। वही मैट्रिक्स क्या कहलाती है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। तो यहाँ पे यदि इसकी डिफिनेशन की बात करें, मैट्रिक्स सेट टू बी a diagonal matrix, diagonal matrix if all its non-diagonal element are zero। यानी डायगोनल एलिमेंट के सिवा जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, जीरो। तो वो जो मैट्रिक्स होगी, और वो कैसी होनी चाहिए, वो मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी डायगोनल मैट्रिक्स तभी हम डिफाइन करेंगे तो वो मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर। यानी a square matrix is said to be a diagonal matrix if all its non diagonal element are zero। यदि इसके एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग, तो हमने बोला कि यदि कोई डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन करना है, तो यदि मान लो रो कैसे कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से 2 × 2 की ले लें, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे पहले बनाते हैं, हमने स्क्वायर मैट्रिक्स बनाया। कैसे पता चला, यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 2 × 2। अब डिफिनेशन के अकॉर्डिंग कहता है कि जो डायगोनल के एलिमेंट है, ये है डायगोनल के एलिमेंट, इनको आपको क्या कर देना है, यहाँ पे आप दूसरा ले लो एग्जाम्पल, यहाँ ले लो 6। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट के सिवा जो भी एलिमेंट होते हैं उनकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, उनकी वैल्यू होनी चाहिए जीरो। यदि उनकी वैल्यू जीरो है तो वो जो मैट्रिक्स है वो क्या कहलाएगी, आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, अब इसके जनरल फॉर्म के बारे में बात करते हैं। A इक्वल टू Aij एंड I क्रॉस j, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमने देखा है कि ये जो वैल्यू होती है वो डायगोनल मैट्रिक्स किस पे डिफाइन हो रहा है, A11 पे, एंड यहाँ पे क्या है, A22 पे। यानी जहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं वो किसके एलिमेंट कहलाते हैं, डायगोनल के एलिमेंट कहलाते हैं। इसके सिवा जो भी बचते हैं, इसके सिवा हमारे पास जो भी एलिमेंट होते हैं उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। इसका जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे अपन लोग, यानी Aij इक्वल टू जीरो तभी पॉसिबल होना चाहिए I डज नॉट इक्वल टू, यानी I यानी रो और कॉलम की वैल्यू इक्वल नहीं है तभी क्या आएगा, Aij की वैल्यू जीरो है। ओके, अब बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के बाद हमारा आता है स्केलर मैट्रिक्स। नोट डाउन करिएगा आप लोग, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद है स्केलर मैट्रिक्स। सेकेंड है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स। इस पे क्या होगा, यदि कोई भी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है, ये तभी होता है जब उसके सभी डायगोनल के एलिमेंट की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे अ डायगोनल मैट्रिक्स मैट्रिक्स
is said to be scalar matrix if R diagonal element are, यानी किसी भी मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स तभी हम कह सकते हैं जब उसके डायगोनल एलिमेंट, सभी डायगोनल एलिमेंट कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो तुरंत हम लोग इसके एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। हमने बोला कि सबसे पहले आपने देखा है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो कैसी है, स्क्वायर है। तो हम कह सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स भी कैसी मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स आप बनाओ। तो हमने एक ही स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लिया है। अब क्या कहता है कि इसके जो डायगोनल मैट्रिक्स होने चाहिए। तो अब इस मैट्रिक्स को डायगोनल बनाना है, तो डायगोनल के लिए क्या प्रॉपर्टी है, नॉन डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। अब बना दी हमने डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स बनाने के बाद ये बोलता है स्केलर मैट्रिक्स के डिफाइन कि जितने भी उसके डायगोनल के एलिमेंट हैं उनकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, इक्वल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके डायगोनल के एलिमेंट की वैल्यू हमने क्या कर दिया, इक्वल। तो ये जो मैट्रिक्स लिखी हुई है ये मैट्रिक्स कैसी हो गई है, एग्जाम्पल ऑफ अ स्केलर मैट्रिक्स। ओके, अब हम बात करते हैं इसके जनरल फॉर्म के बारे में। A इक्वल टू ए आई जे और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आई क्रॉस जे। तो ए आई जे इक्वल टू 0, देखो 0 भी है, 0 तभी होगा जब यहाँ पे आई क्रॉस जे की वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू होगी, एंड यानी आई एंड जे की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, अनइक्वल होनी चाहिए। फिर यहाँ पे कुछ न कुछ वैल्यू आएगी। तो ए आई जे इक्वल टू, यदि के का मतलब तो कांस्टेंट या तो कुछ भी वैल्यू होगी, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट को हम डिफाइन कर रहे हैं। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आई इक्वल टू किसके हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक शेयर कर दी जाएगी। उस पर आप जो भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप यूट्यूब में भी कमेंट कर सकते हैं। प्रॉब्लम जितनी भी है आपको सोल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स के बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है बच्चा कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, कह सकते हैं डायगोनल एलिमेंट, उनकी वैल्यू कैसी होती है, 1। कैसी होती है, 1। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन करिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी वही है, हम डायगोनल मैट्रिक्स या स्केलर मैट्रिक्स आपके लिए। स्केलर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लिख देते हैं डेफिनेशन। स्केलर मैट्रिक्स is said to be identity matrix if diagonal element, if the value लिख दो आप, if the value of diagonal element are इक्वल टू, यानी सभी डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, सभी डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू 1 की इक्वल होगी, उसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आई। ओके, तो इसके एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। तो इसका एग्जांपल कैसा होगा, हमने बोला है कि स्केलर मैट्रिक्स, तो सबसे पहले आप स्केलर मैट्रिक्स बनाएंगे। तो हमने एक स्केलर मैट्रिक्स ले लिया हुआ है, ठीक है, और ऑर्डर कैसा है, 2x2। अब हमने बोला कि जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स हैं उसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 1। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1। ओके, ये जो मैट्रिक्स का फॉर्म है वो 2x2 के है। यदि 3x3 के लिए बात किया जाए तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी,
ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किसके लिए? 3 का 3। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट हैं उनकी वैल्यू कैसी हो रही है? इक्वल टू 1। यदि इसके जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल फॉर्म के बारे में बात किया जाए तो आप कैसे लिखेंगे? ए आई जे इक्वल टू, दो केसेस होंगे इसमें, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो 0 आपने कब देखा है? 0 आपने तब देखा है जब यहाँ पे आई क्लास जे नॉट इक्वल टू था, और 1 आपने कब देखा है? जब आई इक्वल टू किसके था? जे के। ओके, अब लास्ट है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, लास्ट मैट्रिक्स है कौन सी? जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स को समझना बहुत सिंपल है। कैसे आप समझ सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स तभी हो पाएगी जब उसके सभी एलिमेंट की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? जीरो। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, जीरो मैट्रिक्स को। और जीरो मैट्रिक्स को हम लोग नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ है जीरो मैट्रिक्स। A matrix is said to be zero matrix if all elements are equal to zero। जहां पे सभी एलिमेंट किसी भी मैट्रिक्स पे जीरो होते हैं वो कैसी मैट्रिक्स कहलाती है? जीरो। इसे नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, याद रखिए। ये भी कैसी मेरी मैट्रिक्स है? ये भी हमारी जीरो मैट्रिक्स है, और ये भी हमारी क्या है? जीरो मैट्रिक्स। ओके, तो हमने मैट्रिक्स की सभी कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर लिया हुआ है। हमने मैट्रिक्स की डिफिनीशन देखा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखा, रो एंड कॉलम के बारे में डिस्कस किया, और हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में देखा है कि रो मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 1 होते हैं, कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 1 होते हैं। फिर हमने स्क्वायर मैट्रिक्स पे देखा जहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल थे। फिर डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स का जो टाइप था, सबसे पहला क्या हमने डिस्कस किया? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हमने देखा कि जहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू जीरो होगी वो डायगोनल एलिमेंट होगी। स्केलर मैट्रिक्स पे क्या हमने देखा कि सभी नॉन जो डायगोनल एलिमेंट थे उनकी वैल्यू तो जीरो होना ही होना था। क्यों? क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स इज अ पार्ट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स। और उसमें क्या था? स्केलर मैट्रिक्स में जो सभी डायगोनल एलिमेंट थे उनकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए? इक्वल। उसके बाद हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखा जिसमें सभी डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू कैसी हो रही थी? इक्वल टू 1। फिर हमने जीरो मैट्रिक्स देखा। अब हम लोग कंपेरिजन ऑफ मैट्रिक्स करेंगे, यानी कोई मैट्रिक्स है उस इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कह सकते हैं। दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होती हैं बच्चे जब उन दोनों मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। इससे रिलेटेड 1.3.1 पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे, तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो पे आपको जो 3.1 एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, और जितनी भी हमारे आपको प्रॉब्लम जो भी क्रिएट हो रही है, आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, टेलीग्राम की भी है, आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। छोटा सा है, बस इसको आप देखना, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा इसका इंट्रोडक्शन। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये दो मैट्रिक्स इक्वल कब कर सकते हैं, इसकी जरूरत कहाँ पे पड़ती है? तो मैंने बोला यदि यहाँ पे दो मैट्रिक्स है, एक ए आई जे है और यहाँ पे मैंने लिखा है बी आई जे, ले लो आप। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगी जब इन दोनों मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं क्या होता है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे लिखा हुआ है यक्स 4 3 1। अब देखो इसकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? 2 क्रॉस 2 है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 4 3 9 और 8, और इसका भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? 2 क्रॉस 2। अब यदि आपसे कोई क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ
एक्स एंड वाई। तो आप देखो एक्स कहाँ पे है, A11 यानी पहले रो पहले कॉलम पे, और यक्स यक्स किसके इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये हमारी जो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे 2 × 2 दोनों पे है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दोनों का सेम है, तो जो यहाँ पे एक्स की वैल्यू होगी वो किसके इक्वलाइज हो जाएगी, 4 की, और जो वाई की वैल्यू है वो किसकी इक्वलाइज हो जाएगी। इसका इम्पोर्टेंट इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे होता है। ओके, 3.1 एक्सरसाइज का जो मैट्रिक्स का था इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अगले वीडियो पे क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।